हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्लास 12th CUT और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो कुछ बेसिक चीज़ों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज। गेन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है, निग्लिजिबल इंक्रीजमेंट जो है निग्लिजिबल है। क्यों निग्लिजिबल है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल होता है, यानी 9.1 × 10⁻³ kg, जो कि निग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसलिए जो ये है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो निग्लिजिबल होगा, उसके मास में इंक्रीजमेंट निग्लिजिबल होगा। और वैसे ही पॉजिटिव चार्ज में भी क्या हो रहा है, मास क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, बट ये भी निग्लिजिबल डिक्रीज होगा। ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं हम लोग कुछ, जैसे Q = NI होता है। अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर है, किसका नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, 19 कूलम। ठीक है, इतना होता है। ओके, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, I = Q/T। अब I = Q/T है, तो यहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I है करंट, Q है चार्ज, और T है टाइम। यानी अगर क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, करंट पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज पूछ रहा है तो भी निकाल सकते हैं। यानी इन तीनों क्वांटिटी में से कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ है, इन तीन क्वांटिटी में से कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ है तो एक क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दिया कि 2 सेकेंड में अगर 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो उसमें चार्ज कितना है, यानी Q पूछ रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है कि 2 सेकेंड यानी T = क्या हो गया, 2 सेकेंड हो गया, I = क्या हो गया, 2 हो गया, तो I = Q/T है। तो Q = क्या हो गया, I × T। तो I की जगह क्या हो गया, 2, T की जगह क्या हो गया, 2, यानी 4 कूलम चार्ज क्या होगा, इसमें पास होगा। तो इसका आंसर हो गया 4 कूलम। ओके, कितना इजी था।
तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो गलत हो जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें पूछ दिया कि अगर 2 सेकेंड में 4 कूलाम चार्ज पास हो रहा है तो करंट कितना होगा। आई पूछ दिया, यानी क्या दिया है, क्यू दिया है 4, टी दिया है 2 और क्या पूछ दिया आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है 4/2 यानी 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी कितना इजी क्वेश्चन था। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़े हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एन ई हम लोग पढ़े थे, क्यू इक्वल टू एन ई। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, क्यू इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, तो एक हम लोगों का एक ये दूसरा फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ से लड़के क्या करते हैं, तो गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर दे दिया है कि 2 सेकेंड में 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, 2 सेकेंड में 10 के पावर 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो हमें करंट बताओ। तो क्या क्या दे दिया है यहाँ पे, टी इक्वल टू 2 दे दिया है 2 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 10 के पावर 10। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्या पूछा है आपसे, करंट। तो आप सोचेंगे कि टी दे दिया है, एन दे दिया है, आई पूछा है, ई दिया ही नहीं है। तो ई तो आपको पता है, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आई इक्वल टू एन आई बाई टी है, एन कितना दिया है 10 के पावर 10, ई कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टी कितना दिया है 2। ठीक है, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 आएगा, 0.8 इंटू 10⁻19 और 10 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर 10 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आंसर भी इजीली हम लोग ला सकते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स उतनी कठिन होती नहीं जितना हम लोग समझते हैं, बस इसे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अब जैसे आप यहाँ पे से ही अब क्वेश्चन आप लोगों से कई तरह से पूछ सकता है। जैसे अब पूछ दिया है यूनिट ऑफ करेंट, अब ऑप्शन में कई सारा दे दिया। ठीक है, यूनिट ऑफ करेंट आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ करेंट जो होता है एम्पियर ही होता है। ठीक है ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर होता है, ये तो जानते हैं। बट अगर यूनिट ऑफ चार्ज पूछ दिया तो आप लोग क्या सोचते हैं, कूलम होता है, कूलम यानी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम हो गया। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो आई क्या हो गया एम्पियर, क्यू क्या हो गया कूलम, नॉट क्यू का हमें पता करना है। ठीक है, और टी टाइम हो गया, टाइम का क्या होता है सेकेंड, यानी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हो गया यूनिट, ये यूनिट निकालने का तरीका है। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड अच्छे से निकाल सकते हैं हम लोग इजली। तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। ऑप्शन में अगर कूलम नहीं दिया है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन में कूलम तो दिया ही नहीं है, बट ये यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो यूनिट निकालना भी हम लोगों को आना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे CGS में ये तो SI यूनिट था, SI में CGS इसका यूनिट क्या होता है, CGS में यूनिट होता है इसका स्टेट कूलम।
स्टेट कूलॉम, ये होता है CGS यूनिट, या इसको बोलते हैं ESU, ठीक है ना। तो 1 कूलॉम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, ठीक है। और अगर हमें इसका क्या करना, इसका डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, Q A × T। कैसे? क्योंकि A एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकेंड यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका ये हो जाएगा। तो हमें यूनिट निकालना आ गया, डायमेंशनल फार्मूला निकालने आ गया और आंसर भी निकालने आ गया कि कोई भी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक बेसिक चीज़ ये भी है, हमें पता होना चाहिए कि 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलॉम, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे हमें पता होता है कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या फिर आयन, या फिर चार्ज, कुछ भी हो सकता है। अगर बोल दिया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कैसे रिप्रेजेंट कर दूँ, यही ना 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें जाननी थी। अभी कुछ और चीज़ें हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे चार्ज जो होता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग एटम का मॉडल देखते हैं तो इसमें पॉजिटिव चीज़ रहता है जो होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। लेकिन इसके चारों तरफ जो ऑर्बिटल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होता है, हमेशा एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक इसको कह सकते हैं कि हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड यानी एम से, ये दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। अगर कोई पार्टिकल है या चार्ज है तो वो अगर वेलोसिटी उसकी 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसको बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बी दोनों रिप्रेजेंट करेगा। बट क्या होगा कि ये रेडिएशन शो नहीं करेगा, नो रेडिएशन। और अगर ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगा और रेडिएशन भी शो करेगा, ठीक है, रेडिएट भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल रिप्रोड्यूस करेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर रेडिएशन नहीं होगा, नो रेडिएशन। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, रेडिएशन भी, रेडिएट भी करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि चार्ज जो होता है हमेशा सरफेस पर क्या होता है,
फैलता है, रिसाइड होता है ना, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, सरफेस पे रिसाइड करता है, यानी कोई भी ये कंडक्टर है, अगर हम इसे चार्ज देते हैं, यहाँ से हम चार्ज प्राप्त कर रहे हैं, तो यहीं एक्यूमुलेट नहीं होगा, ये क्या करेगा, चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि चारों तरफ फैलने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं या मान लें निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, यहाँ फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, कंडक्टर में, न कि यहीं पे केवल एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और एक अगर सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल यानी समझ रहे हैं आप लोग, सॉफ्ट बबल क्या होता है, जो नहाने वाला साबुन होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें एक बबल टाइप का बन जाता है। ठीक है ना, वही सॉफ्ट बबल में अगर हम लोग चार्ज देंगे, ये सॉफ्ट बबल है, अगर इसमें हम लोग चार्ज देंगे तो क्या करेगा, ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, एक्सपेंड होकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। ठीक है, जब चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस तो इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स, चार्ज होता है लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे एक कंडक्टर है, इस पे चार्ज दिए तो चारों तरफ क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैल गया। ये पॉइंट हो गया कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, बट अगर कोई भी इस टाइप का कंडक्टर है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, इरेगुलर है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ये है इरेगुलर। तो इसमें क्या होगा, चार्ज जहाँ पे शार्प पॉइंट है वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जहाँ पे शार्प नहीं है वहाँ पे हल्का चार्ज होगा। ठीक है, यानी कुल कहने का मतलब कि ये चार्ज की जो डेंसिटी होती है, इसको रो से सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की डेंसिटी जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है शार्प पॉइंट पे, यानी चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, इसका क्या मीनिंग है। ये चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी हो गई, और ये हो गया रेडियस। तो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, ठीक है ना, तो ये कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा कि चार्ज डेंसिटी कम, यानी कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते कैसे हैं, क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना होगा, लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतने पे जाएगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से जाएगा, ठीक है, बट जो शार्प पॉइंट है यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा सा होगा। कहने का मतलब अगर बस ऐसे है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना होगा, बट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना होगा, यानी यहाँ पे आर क्या हो रहा है, कम है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आर क्या हो रहा है, ज़्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा और यहाँ पे चार्ज कम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला निकालना भी हम लोगों को आना चाहिए। जैसे क्या होता है कि अगर कहीं भी ये दिया है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम लोग कैसे फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी R2 अपॉन R1। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है ना, अभी जस्ट नीट के 2021 में आया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। मेथड ऑफ चार्जिंग में मेथड ऑफ चार्जिंग, तो मेथड ऑफ चार्जिंग कई होता है, जैसे बाई फ्रिक्शन। अब बाई फ्रिक्शन लोग बस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। जैसे बाई फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर एक ग्लास रॉड है और उसके ऊपर सिल्क का एक कपड़ा लेते हैं, ये क्या है, सिल्क है, ये ग्लास रॉड है। ठीक है, ग्लास रॉड है और सिल्क का कपड़ा लेते हैं, तो क्या होता है इसमें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चला जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरह से निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी में जाता है तो निगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जिससे जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन से किसी से निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी को, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, गेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन हो रहा है मतलब नेगेटिव, लॉस मतलब हो रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो वैसे ही ये सिल्क और ग्लास रॉड का एग्जांपल हो गया। एक होता है इबोनाइट। इबोनाइट का रॉड लेते हैं, इबोनाइट, और उसको वूल के कपड़े से, ठीक है, वूल के कपड़े से रगड़ेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वूल के कपड़े से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस इबोनाइट रॉड में आने लगे, यानी यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बस समझने वाली बात थी, ज़्यादा इसको फोकस नहीं करना है। बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन कैसे होता है, जैसे एक कोई स्फीयर है, ठीक है, अनचार्ज है, यह है अनचार्ज, इसके सामने हम लोग चार्ज कोई बॉडी ले जाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है और क्यू चार्ज है। ठीक है ना, तो क्या होता है यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट चार्ज निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और क्यू डैश, और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से इस जो अनचार्ज था, यहाँ पे क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले को अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो ये तो चार्ज चला जाएगा, यहाँ से चार्ज इसमें जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। अर्थ से कनेक्ट करेंगे, चार्ज यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाली रहेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो न्यूट्रल हो गया था एक साइड पे, तो एक साइड पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे साइड पे क्या हो गया, और दूसरे साइड पे न्यूट्रल हो गया है, अर्थिंग करवा दिए हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग हो गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट था जो, अब इसके सामने लाएंगे, यहाँ केवल निगेटिव, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी चार्ज होता है वो रिसाइड्स ऑन द कंडक्टर, यानी चारों तरफ फैल जाता है, तो आधा तो फैला रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये पूरे तरह से चारों तरफ फैल जाएगा। इसे बोलते हैं इंडक्शन। जो इंड्यूस्ड चार्ज है कैन बी लेसर आर इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, ये क्यू डैश है, ये क्यू डैश है, और ये क्यू है।
तो यहाँ पे क्यू डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, और क्यू क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला भी होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1/k, ठीक है। और यहाँ पे के क्या है, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी। अब कुछ वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। वाटर का जो है के का वैल्यू होता है, वाटर और वाटर, एयर एंड मेटल। वाटर का होता है 80, एयर का होता है 1 और मेटल का होता है इनफाइनाइट, ठीक है, के का वैल्यू। तो ऊपर जो हम लोग देखे हैं ये हो गया इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ये हो गया इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आता है तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे उसको। क्योंकि फॉर मेटल के इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट है, तो क्यू डैश इक्वल टू क्या था, माइनस क्यू 1 - 1/k। के इनफाइनाइट है, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर इनफाइनाइट लग जाता है तो वो 0 के बराबर होता है, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू होगा, क्योंकि ये 0 हो गया, एक में से 0 गया, यानी किसी भी मेटल के लिए फॉर मेटल इंड्यूसिंग चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग देख लिए कि कैसे होता है बाय फ्रिक्शन चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन, ठीक है। बाय कंडक्शन भी होता है एक, बाय कंडक्शन। तो बाय कंडक्शन कैसे होता है, कोई भी अनचार्ज्ड बॉडी है, ये क्या है, अनचार्ज्ड है, ठीक है, अनचार्ज्ड कंडक्टर है, इसके सामने अगर हम लोग चार्ज्ड कोई कंडक्टर या कोई भी बॉडी ला के रख देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, और ला के रख देते हैं और एक दूसरे को क्या होता है, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही कांटेक्ट होगा तो ये चार्ज होता है चारों तरफ दोनों में फैल जाएगा, ठीक है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। अगर कांटेक्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, कांटेक्ट कराते हैं तो फैल जाएगा। फिर क्या होगा, अगर इसको हम सेपरेट कर देते हैं, कांटेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, फिर भी क्या होगा, सेपरेट करने के बाद भी क्या हो जाएगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दोनों रहेंगे, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया, ये एक बेहतरीन पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग तो हम लोग हालांकि समझे हैं, फिर भी अगर कोई चार्ज बॉडी है और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, क्या होगा कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इसको जाके न्यूट्रल कर देगा, क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर वहीं नेगेटिव चार्ज हम लोग बॉडी लेते हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और फिर और क्या हो जाएगा,
न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जैसे जाएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये फुलफिल करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी था। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर क्लियर नहीं होते हैं तो बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने में या कॉन्सेप्ट समझने में कठिनाई होती है। ठीक है ना। कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चार्ज Q1 है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर क्या चार्ज Q2 है। ठीक है, तो क्या होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अगर R है, बीच का डिस्टेंस R है, तो फार्मूला जो होता है कूलॉम्स लॉ का फार्मूला जो होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई और कैसे करेंगे, एक चीज़ याद रखना कि कहीं भी प्रोपोर्शनल लगा हो तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। जैसे ही तोड़ेंगे इसको हम लोग, इसको तोड़ने के बाद इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल आएगा, इक्वल, और वहाँ पे इक्वल के साथ क्या क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इक्वल प्लस कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ पे हम लोग तोड़ रहे हैं इसको, तो F इसके जगह क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग आराम से लिख लेंगे। तो ये हम लोग फार्मूला से डिराइव कर लिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है कि नहीं। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे F क्या है, F है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा, जब अपोजिट चार्ज होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, इन दोनों में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गए या फिर निगेटिव और निगेटिव हो गया, इनमें क्या हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बस बट ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। नेक्स्ट स्लाइड में इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। तो फार्मूला हम लोग को था F इक्वल टू K Q1 Q2 R²। ठीक है, ये फार्मूला था। K तो हम लोग जान ही रहे हैं, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि अगर कोई दो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, Q1 है Q2 है, इसके बीच का जो मीडियम है, इसके बीच का मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सभी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी K, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ भी बीच में जो मीडियम होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर बीच में क्या है, एयर है, क्या है, एयर, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, 1 हुआ। बट अगर कोई भी और मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मीडियम होगा उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो K इक्वल टू, अगर एयर है तो
सीजीएस फॉर्म में तो k इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, फॉर एयर सीजीएस फॉर्म में, बट एसआई फॉर्म में इसका अलग मीनिंग होता है। सीजीएस फॉर्म में k इक्वल टू 1 होता है, बट एसआई फॉर्म में k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹। ये एसआई के लिए हो गया और ये सीजीएस के लिए हो गया। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालना भी आना चाहिए। जैसे F इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2/r², ठीक है। तो हम लोग इसको सीख लेते हैं कि निकालते कैसे हैं यूनिट। तो हमें K का निकालना है, तो K को निकालना है, तो K को इक्वल के इधर रख लेते हैं, F × r² हो गया और Q1 Q2 हो गया। F क्या हो गया? F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। R यानी क्या है? रेडियस है। रेडियस का यूनिट क्या होगा? मीटर यानी मीटर स्क्वायर। और Q क्या है? चार्ज है, 2 चार्ज हैं, तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 है, तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। बन गया सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से एक बेहतरीन फार्मूला आता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² या फिर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ठीक है। ये एक फार्मूला हमारे सामने आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई जगह इसका यूज होता है। और एक चीज़ हम लोग नहीं जाने कि आप लोगों को तो पता ही होगा, हालांकि सीजीएस में k इक्वल टू 1 था, लेकिन इसका यूनिट EF का यूनिट डाइन होता है। तो एसआई में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। आप लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें पता होंगी, लेकिन बहुत लोग होंगे जिनको इतनी सी बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी। तो सबको कवर करना है, सब कुछ टॉपिक कवर करना है, सारा टॉपिक कवर करना है, इसलिए ये सब बताना पड़ रहा है। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक अगला टॉपिक लेते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। ये होता क्या है? तो तीनों में रिलेशन क्या है, तीनों का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, या फिर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन आर या फिर इसको के से भी रिप्रेजेंट, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर हो गया, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये एप्सिलॉन जो होता है ये हो जाएगा परमिटिविटी केवल, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तीनों में डिफरेंस समझो क्या है, तीनों में डिफरेंस
बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम से रिलेटेड है। एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर ये मीडियम से रिलेटेड है, और एप्सिलॉन नॉट ये किससे रिलेटेड है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, ये एयर फ्री स्पेस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट ये तो हो गया। परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन को कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम किसको बोलते हैं? एप्सिलॉन आर, या फिर इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से, जिसको हम लोग पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। अब इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर या फिर के, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग जैसे के का निकाले थे क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और के इक्वल टू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। तो एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है? इन्हीं दोनों का यूनिट निकाला जाता है। 4 और पाई का इसका तो यूनिट निकाला नहीं जाएगा। ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो ये यहाँ पे बस सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि ये कूलम स्क्वायर ऊपर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है, और यहाँ क्या हो गया है कि कूलम स्क्वायर नीचे हो गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर हो गया है। सिंपली एकदम, यानी एक का आप लोगों को पता है तो दूसरे का आराम से निकाल सकते हैं यूनिट, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट हो गई और वैल्यू हो गया। के का वैल्यू तो हम लोग पीछे ही पढ़े हैं। अब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एक होता है म्यू नॉट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये परमिएबिलिटी है, वो परमिटिविटी था, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इसको हम लोग एक डब्बे में बंद कर रहे हैं, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसको एक डब्बे में, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट जो था ये क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी था ऑफ एयर, ठीक है। और ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, ठीक है, ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी, ठीक है। सॉरी ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। एप्सिलॉन क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। आर से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। तो डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एप्सिलॉन, इसका यूज एप्सिलॉन नॉट का होता है C इक्वल टू क्या होता है? 1/√, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आया था नीट 2021 में। रिलेशन इन चारों में देख लेते हैं हम लोग, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और म्यू नॉट। तो इसमें तो देख लिए हम लोग, इसमें रिलेशन देख लिए हम लोग। अब इसमें देखना है, तो इसका रिलेशन क्या होगा? तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मल्टीपल होगा, ठीक है।
या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, यानी के इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे।